कटिंग ऑफ स्प्रिंग, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हमारे पास इस तरीके से एक स्प्रिंग है, उसको हमने बीच में से कहीं से काट दिया और दो अलग अलग लेंथ L1 प्लस L2 हमारे पास आ जाएंगी और जो स्प्रिंग बचेगी उसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इसका K1, इसका कुछ होगा स्प्रिंग कांस्टेंट K2। तो आप K1 और K2 किस तरीके से पता कर सकते हो? तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है और वो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, डेरिवेशन में हम नहीं जाएंगे। हमारे पास आ जाता है K इंटू L इज इक्वल टू K1 इंटू L1 इज इक्वल टू K2 इंटू L2। यानी कि सभी स्प्रिंग के लिए, ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, इन सभी के लिए उनकी लेंथ और कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो सेम रहता है। K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K इंटू L। इससे हमारे पास सारे के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये आपको बस पता होना चाहिए। इस पे बेस्ड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1:2:3। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K डैश। किस किस को दिख गया K डैश और K सेम होने वाला है? तो देखो, इसको मैं बनाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास मान लो यहाँ पर इस तरीके से एक स्प्रिंग है, ये लंबी स्प्रिंग बनाएंगे थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। ऑलराइट, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास K। अब हमने इसको 3 स्प्रिंग में तोड़ दिया 1:2:3। तो जब भी ऐसे रेशियोज में उसको तोड़ते हैं तो आप क्या करो, एक की लेंथ मान लो L, तो दूसरे की अपने आप 2L और 3L बन जाएगी लेंथ। तो यहाँ पर मैं इसको 3 अलग अलग स्प्रिंग में तोड़ देता हूँ। देखो, ये है, ये हो जाएगी मेरे पास L, दूसरी हो जाएगी मेरे पास इस तरीके से 2L और तीसरी मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से 3L, है ना। और एंड्स पे हमारे पास वही लगी हुई है। ऑलराइट, हमने इसको 3 स्प्रिंग्स में तोड़ के फिर से सीरीज में लगा दिया, है ना। तो बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे तोड़ा और फिर से जोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ा और फिर से जोड़ दिया। तो जब मैं उसको फिर से सीरीज में लगाऊंगा मेरी ओरिजिनल वाली स्प्रिंग नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पर जब सीरीज में लगाते हैं तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश आता है, उसकी वैल्यू अपने आप K के बराबर हो जाएगी। नहीं आपको समझ आ रहा है तो इसका अभी हम जब अलग अलग इनके स्प्रिंग कांस्टेंट पता कर लेंगे तब आप फिर से सीरीज़ में लगा के फॉर्मूला सॉल्व कर लेना, सेम आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था, इसको 3 अलग अलग स्प्रिंग में तोड़ दिया तो तीनों के हमारे पास अलग अलग स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K1, मान लो ये हो जाता है K2, ये हो जाता है K3। ठीक है, K डैश हमारे पास K के बराबर आ जाता है, दिख रहा है हमें। तोड़ के फिर से जोड़ दोगे सीरीज़ में तो उतना ही तो बराबर आ जाएगा। ऑलराइट, then they are connected in parallel and force constant is K डबल डैश। ओके, अब अगर मैं इसको पैरेलल में लगा दूं तीनों को पकड़ के तो हमारे पास K डबल डैश की जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी आ जाती है? K डबल डैश विल बिकम K1 प्लस K2 प्लस K3। ठीक, देन K डैश अपॉन K डबल डैश इज इक्वल टू, हमें इन दोनों का रेशियो पूछा है। अगर मैं किसी तरीके से K डबल डैश को भी K की टर्म्स में ले आऊँ तो मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूँ। K से K कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके का कुछ। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले K1, K2 और K3 को K की टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ? जब भी हमारे पास स्प्रिंग इस तरीके से कट होती है हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या है, इसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इसका K इज इक्वल टू इसकी लेंथ इंटू इसका K, इसकी लेंथ इंटू इसका K, इसकी लेंथ इंटू इसका K। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिखना शुरू करूँगा, K1 इंटू L इज इक्वल टू K2 इंटू 2L, है ना। इसकी लेंथ और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, इज इक्वल टू K3 इंटू 3L इज इक्वल टू इसकी लेंथ और इसका K कितना है, इसकी लेंथ कितनी है बताओ, इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ इन तीनों को ऐड करो, देखो 3L प्लस 2L प्लस L यानी कि 6L। तो इसकी लेंथ भी आ जाएगी हमारे पास 6L। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K इंटू 6L। अब K1 अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर आप इस को इक्वेट करोगे तो यहाँ से आपको K1 मिल जाएगा। सिमिलरली आपको K2 मिल जाएगा इस इक्वेशन से, सिमिलरली आपको K3 मिल जाएगा इस इक्वेशन से। K1, K2, K3 मिल जाएगा, आप यहाँ पे रख देना, आंसर मिल जाएगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। कैसे आया देखो, मुझे K1 K2 K3 पता करके यहाँ पे रखना है। K1 की वैल्यू पता कर लेते हैं सबसे पहले। K1 की वैल्यू जो है इस इक्वेशन से मुझे पता चल रहा है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो L से L कट जाएगा, K1 की वैल्यू सीधे आ जाती है 6K, K1 इज इक्वल टू 6K। सिमिलरली K2 बताओ, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को देखूँ, L से L कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3, K2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, K2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स K। सिमिलरली K3 की वैल्यू बताओ, K3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखोगे ये 3 से 2 कट जाएगा, L से L कट जाएगा, K3 की वैल्यू जाती है 2K। यही सब वैल्यू आप यहाँ पे रख दोगे तो K डबल डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 + 3 + 2 इज इक्वल टू 11K, है ना। दिस विल बी 11K। यहाँ से हमारे पास K डैश डिवाइडेड बाई K डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी K/11K विच इज इक्वल टू 1/11। ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। द मास m shown in the figure oscillates in simple harmonic motion with amplitude a. The amplitude of the point p is, तो देखो ये इस तरफ जाता है एम्पलीट्यूड a से और इस तरीके से SHM करता है। ये पॉइंट फिक्स है और इनके बीच का जो पॉइंट है ना वो भी SHM करेगा। उसका एम्पलीट्यूड इससे तो थोड़ा छोटा होगा और कितना होगा वो हमें पता करना है। वो एम्पलीट्यूड a से कम होगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाले दो ऑप्शंस हो सकते हैं, ये वाले दो ऑप्शन नहीं हो पाएंगे ना, क्योंकि K1 K2 की वैल्यू के हिसाब से ये 1 से बड़ा भी आ सकता है फैक्टर, तो ये दोनों तो नहीं होने वाले। इन दोनों में से कोई सा होना है। कौन सा होगा? अच्छा एक काम करो, K2 की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूँ, K2 की वैल्यू 0 कर दूँ तो हमारे पास 0 हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड। K2 की वैल्यू 0 करती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ और करेक्ट आंसर। ये मेरे को ऐसे पता चल गया, लेकिन हम एक्चुअली इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखो, जिस वक्त मैंने इसको मैक्सिमम खींचा है, यहाँ से इसमें एक्सटेंशन कितना हो जाएगा a, इसमें एक्सटेंशन कितना होएगा, ये वाली में x1, इस वाली में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा x2। मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x1 + x2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड के बराबर। ठीक है, तो एक्सटेंशन हो गया। हमारे को एक और इक्वेशन चाहिए रहेगी। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? देखो, जिस वक्त इसको मैंने मैक्सिमम खींचा है उस वक्त इन दोनों में फोर्स की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हैं, फोर्स तो सेम होता है। तो फोर्स बराबर होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2। ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से आप एक्चुअली x1 की वैल्यू पता कर सकते हो, जो इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं हम। देखो क्या करना है, हमें दो इक्वेशन से भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। हम क्या करेंगे, और हम दूसरी चीज़ लगा देंगे। भाई हमारे पास फोर्स की वैल्यू ये आती है, जब हम इसको इस तरफ खींचते हैं ए एक्सटेंशन से, तो इसमें जितना फोर्स लगता है वो फोर्स और इसमें जितना फोर्स होता है वो फोर्स, दोनों बराबर हैं। लेकिन अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूँ एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग से, तो ए एम्पलीट्यूड से खींचने पर, ए एक्सटेंशन करने पर उसमें जो फोर्स आता है वो भी तो उतना ही होगा, सारे फोर्सेस बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख दूंगा F इज इक्वल टू K1 x1 विल बी इक्वल टू K2 x2 विल बी इक्वल टू K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय K इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट स्प्रिंग को कितने से खींचा है, A से। देखो इस स्प्रिंग को x1 से खींचा है, इस स्प्रिंग को x2 से खींचा है, और इन दोनों की जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग है उसको A अमाउंट से खींचा है, तो ना K इक्विवेलेंट इंटू A। अब यहाँ पर सिर्फ इन दोनों का यूज़ करके, सिर्फ इस इक्वेशन से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर मैं सीधे सीधे यहाँ से लिख सकता हूँ K1 इंटू x1 इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स A। यहाँ से K1 से K1 कट जाएगा, x1 की वैल्यू आ जाती है x1 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 प्लस K2 टाइम्स A। ऑप्शन नंबर डी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। ध्यान क्या रखना है हमें, जिस वक्त इसको खींचा जाता है ए एम्पलीट्यूड से, इसमें एक्सटेंशन होगा x2, इसमें एक्सटेंशन होगा x1, लेकिन सभी स्प्रिंग्स में फोर्स सेम होता है क्योंकि सीरीज में लगी है। इसमें जितना फोर्स है वो है K1 x1, इसमें जितना फोर्स है वो है K2 x2, और इन दोनों को मिला लें
तो एक के इक्विवेलेंट की स्प्रिंग बन जाती है, उसको ए से खींचा हुआ है, तो हमारे पास उसमें भी वही फोर्स है, फोर्स सब में सेम था। तो इस इक्वेशन का हमने यूज़ किया, यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाता है ये ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ये जो वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे हमने 40 वीडियो में कंप्लीट 11th और 12th की फिजिक्स को कवर कर लिया है। बहुत सारे PYQs हैं वहाँ पर, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हो इस सेशन के, तो उसको ज़रूर चेकआउट करना। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देख सकते हो आप। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।